बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है बज़्म यूसुफ और मैं हूँ आरजे फायजा मुगल। उम्मीद करती हूँ मेरे लिसनर्स, मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली जहाँ जहाँ भी हैं ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, और हमारी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये है आपकी अव्वलीन ड्यूटी। तो इसके बाद जनाब, हम बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट अपने आप को फील कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जितना प्यार मैम अनीला खान को दिया, तो उसके बाद मैम अनीला खान ने खुद ही डिसाइड किया कि वो उस एक वीडियो के बाद अब हमारे साथ करेंगी सीरीज का सेशन स्टार्ट, और सीरीज भी ऐसी नॉलेजेबल कि आप याद करेंगे। और देखें, फ्री में तो कोई मशवरा भी नहीं देता, तो आप एहसान मानिए कि मैम अनीला ने हमें अपना कीमती टाइम दे दिया है। और अगर किसी ने आपको अपना कीमती टाइम दे दिया है ना लिसनर्स, तो उसने आपको अपना सभी कुछ दे दिया है। तो इस टाइम की कदर कीजिए, आइए सीखिए, समझिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस सेशन के बारे में, तो जरूर रेज कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, जिसे हम मैम अनीला के साथ मिलकर सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ नन अदर ऑफ देन डॉक्टर अनीला खान, जो कि हैं एक जबरदस्त स्पीच थेरेपिस्ट, ऑटिज्म स्पेशलिस्ट और इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि आज हमारे तमाम क्यूरीज के आंसर करेंगी। आज का हमारा जबरदस्त सेशन का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जो कि मैं आपके साथ फेसबुक पे पहले भी डिस्कस कर चुकी थी, अबाउट डिसलेक्सिया। तो आइए चलते हैं मैम के पास और पूछते हैं, मैम व्हाट इज डिसलेक्सिया और ये कैसे इफेक्ट करता है तमाम स्टूडेंट को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल नॉलेज ओरिएंटेड है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, इंफरटेनमेंट भी करते हैं, फंगामा और हंगामा तो हमारी शान है जनाब। और इसके अलावा हम बहुत कुछ करते हैं अपने चैनल पे और चाहते हैं कि वैरायटी आती रहे। तो मेरी बातें तो खत्म ही नहीं होती जनाब, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस लम्हा मैम की जानिब। Thank you so much, Faiza, for welcoming me. And yes, you're very much right that we decided to start this series because we all know that we need to understand what is learning disability, what are learning difficulty. And today we are going to talk about dyslexia. And dyslexia बहुत common होता है। dyslexia का मतलब ये है, ये dyslexia को अगर हम आसान लफ्जों में डिफाइन करने की कोशिश करें तो dyslexia एक रीडिंग डिसेबिलिटी है, उसके बाद आपकी राइटिंग भी उससे अफेक्ट होती है। मतलब ये है कि वो बच्चे जिनको जो डिसलेक्सिया का शिकार होते हैं, वो अडल्ट जो डिसलेक्सिया का शिकार होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है साउंड्स को रिकॉग्नाइज करने में। यानी कि जैसे मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से लफ्जों के थ्रू बात कर रहे हैं, हम रिटन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि अगर मैंने बोला माय नेम इज अनीला, तो आपको कैसे पता चला कि मैंने अनीला बोला, उसकी क्या स्पेलिंग होगी, आपने कैसे उसको कनेक्ट किया? ANILA। सो ANILA का साउंड डिफरेंट है। मतलब ये, जैसे मैंने आपको जैसे एग्जांपल के थ्रू बोला है कि एक साउंड अलग है, तो आपके ब्रेन में ऑलरेडी पता चले कि मेरे नाम की ये स्पेलिंग है। इफ वी टॉक अबाउट डिसलेक्सिक इंडिविजुअल, चिल्ड्रन और अडल्ट, उनको इश्यू होता है साउंड्स को लेटर की पिक्चर के साथ कनेक्ट करने में। सो बेसिकली दिस इज डिसलेक्सिया। सो जब लोगों को इधर इशू होगा, तो ऐसे ही उनको राइटिंग में भी इशू होगा। राइटिंग इज नॉट लाइक उनसे राइटिंग नहीं लिखी जाएगी या लिखा नहीं जाएगा, वो हमारी एक और अलग लर्निंग डिसेबिलिटी या डिफिकल्टी होती है, जिसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को इशू इसलिए आ रहे हैं, अडल्ट को इशू इसलिए आ रहा होता है कि उनको स्पेलिंग नहीं आते। उनको ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे आई है या यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। So that is what dyslexic children or adult are. Secondly, उनको issue होगा, जैसे हमारे phonic sounds होते हैं, phonics में कुछ समझने में issue होता है। फिर उनको ये idea नहीं होता, जैसे हमारे vowel sounds होते हैं। I'm sure everybody know vowel sound, बहुत सारे vowel sounds हमारे बहुत सारी communication में इस्तेमाल होते हैं। So उनको उसके अंदर भी identification में मसला आ रहा है, और reason उसकी ये होती है कि जैसे for example अगर A की बात करें, A sound है, I की बात करें, ई, आई का साउंड ई होता है। इग्लू, अगर मैं बोलूं ना इग्लू, तो ई की साउंड निकल रही है। फिर वाई की साउंड भी समटाइम उनको इशू आता है। ठीक है। AEIO यू का साउंड भी अम्ब्रेला, कुछ लफ्जों में अम्ब्रेला का साउंड ए आ रहा है। यानी कि लिप्स, जो आपके लिप्स होते हैं वहां से अ निकल रहा है, अम्ब्रेला। सो
कुछ में यूनिकॉर्न, जब हम स्पेल आउट करेंगे तो यूनिकॉर्न में यू आएगा। सो आई थिंक आप शायद ट्रेल अब गेट कर रही हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि साउंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मैच नहीं कर पाते लेटर की पिक्चर के साथ। सो दैट्स द रीजन। वो सुनने में भी मसला होता है, उनको कनेक्ट करने में भी मसला होता है और रिप्रोड्यूस करने में भी मसला होता है, बिकॉज बेसिकली इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो और इसमें यहाँ पे एक और चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो बच्चे डिसलेक्सिक या अडल्ट डिसलेक्सिक होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो, वो इंटेलेक्चुअली चाइल्ड चिल्ड्रन या अडल्ट हों। तो यहाँ पे ये मैं क्लैरिफिकेशन जरूर करना चाहूंगी। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी। देखिए, जो लैंग्वेज स्विचिंग का इश्यू होता है दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। यहाँ ये बात जरूर है कि जो बच्चे या जो इंडिविजुअल या जो अडल्ट डिसलेक्सिक होते हैं उनको लैंग्वेज स्विचिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम समटाइम बहुत से होते हैं। और इसमें एक और चीज भी आपने याद रखी कि इसमें लेवल्स भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बंदे का जैसा डिसलेक्सिक इशू है या जो प्रॉब्लम उसको आ रही है वो दूसरे बंदे को भी वैसे ही आ रही हो, ठीक है। पहली बात है। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा, अब मैं कुछ बारीक चीज आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे। अब अगर हम देखा जाए तो जैसे अगर हम डी लिखते हैं तो डी भी एक तरह का वैसा ही होता है। बी और डी में मसला आएगा, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, बी और डी में मसला आएगा, फिर एम और डब्ल्यू में मसला आएगा, क्योंकि एम और डब्ल्यू तो सेम है। फिर आप एक और चीज देखें कि ना सिर्फ बी और डी में मसला आएगा बल्कि पी और क्यू में भी मसला आएगा, क्योंकि अगर हम लेटर्स देखें ना ए बी सी के, तो उनको हमें आगे पीछे करना पड़ता है। जस्ट आगे कर लिया, पीछे कर लिया, इसकी एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है। सो दैट्स द रीजन कि बच्चों को यहाँ पे इश्यू आ रहा होता है। सेम इज ट्रू फॉर साउंड्स। साउंड भी ऐसे मसला होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एंड दैट इज अ वेरी रेलेवेंट एग्जाम्पल ओवर हियर। इफ आई से W for water, and the patient asked me the question, the child asked me the question, क्या W D से स्टार्ट हो रहा है? So that is the thing. And second thing is, if you talk about, अगर हम बात करें vowels की, बहुत सारे बच्चों को vowels में इशू आता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बात करिए, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चों के स्पेलिंग मिस्टेक, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, ऐसी बात है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज स्विचिंग में इशू है। इंग्लिश हमारी अपनी जुबान नहीं है, और बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि इंग्लिश ही की मिस्टेक्स होती हैं, वो उर्दू को बहुत पीछे कर देते हैं। हालांकि फोनिक्स उर्दू के भी होते हैं, इंग्लिश के फोनिक्स सिर्फ नहीं होते, फोनिक्स उर्दू के भी होते हैं और इंग्लिश के भी होते हैं, दोनों फोनिक्स होते हैं। और एक और चीज भी यहाँ पे ये है कि उर्दू के और इंग्लिश के फोनिक्स मोर और लेस सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अलिफ मद आ की साउंड है तो आ साउंड है, वो 3 दफा आ साउंड है, ठीक है। अलिफ मद आ, वो आ की साउंड आ रही है। ब डी की साउंड है, ब बॉल, ब बकरी, बे बकरी, बे नहीं बकरी, बा बकरी बोल रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़े काफ कैंची, ख साउंड है, ख सी और के सेम साउंड है, ठीक है, उसकी साउंड आ रही है। सो ये चीज आ रही है। लेकिन देखिए, जो बच्चे डिसलेक्सिक है वो तो इनिशियल फोनिक्स ही नहीं कर पाते, उनको इनिशियल एबीसी की समझ ही नहीं होती, वो एबीसी ही नहीं लिख पाते। अगर मैं उनसे वर्बली बोलूंगी बेटा एबीसी मुझे लिख के दिखाओ, तो वो उनको लिखने में इशू होगा, क्योंकि जब मैं वर्बल, देखिए कॉपी वो आराम से कर लेंगे, लेकिन कॉपी वेरी इजीली फ्रॉम द बोर्ड, लेकिन वेरी कॉपी इजीली फ्रॉम द कॉपी, जो कॉपी के ऊपर लिखा होता है ना, अबव लाइन में लिखा होता है, जो सबसे पहली लाइन में हमने किसी उनको लिख के दिया होता है, वहां पे वो इजीली कॉपी कर लेंगे। लेकिन जब बात आएगी उनकी डिक्टेशन लेने की, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। फिर हमारे यहाँ रीडिंग पे फोकस नहीं किया जाता, हमारे यहाँ फोनिक्स पे फोकस नहीं किया जाता, हमारे यहाँ जो है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा पंजाबी बोल रहा है, तो पंजाबी तो डिफरेंट लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पे पंजाबी अलग है, उर्दू अलग है, पश्तो अलग है, इंग्लिश अलग है, सिंधी अलग है, ये सब अलग अलग जुबानें हैं, ठीक है। ये चीजें समझ आती है। जो बच्चे डिस्लेक्सिक होंगे उनको ये इशू हो सकता है, लैंग्वेज स्विचिंग में इशू हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनको लैंग्वेज स्विचिंग में इशू आ रहा है वो बच्चे डिस्लेक्सिक होंगे। बच्चों के साथ हम व्हेन वी आर वर्किंग विद चिल्ड्रन, तो हमारी स्ट्रेटजीज उनके साथ डिफरेंट होगी, ठीक है। हम फोनिक्स के ऊपर चले जाएंगे, हम डिकोडिंग और इनकोडिंग मेथड के ऊपर चले जाएंगे, ओके, वो हम उस पर चले जाते होते हैं। लेकिन एज फार एज यूथ इज कंसर्न, तो ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग का मसला नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आएगा। कैसे प्रॉब्लम आएगी? जैसे मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, आपने एक साउंड रजिस्टर नहीं किया, आपने उस बात को रजिस्टर नहीं किया, तो डेफिनेटली जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगी आप उसको क्लियरली नहीं लिख पाएंगी। पहली चीज यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, आपने मुझे बोला लेकिन मैंने कुछ वर्ड्स को रजिस्टर नहीं किया। कुछ चीजें, कुछ साउंड एक जैसे होते हैं, ठीक है, कुछ लफ्ज एक जैसे होते हैं, कुछ बातें एक जैसी होती हैं जो हम कहते हैं। तो जब वो बच्चा उसको रजिस्टर नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली जब वो आगे कम्युनिकेट करेगा तो उसमें इश्यू आ सकता है। और फिर आप ये बात भी याद रखिएगा कि अगर हम
लफ्जों को तोड़ेंगे तो एक एक लफ्ज निकलेगा। तो कुछ लफ्ज शुरू में आते, कुछ लफ्ज बीच में आते, कुछ लफ्ज आखिर में आते। कुछ का साउंड शुरू में आ रहा है, कुछ का बीच में आ रहा है, कुछ का आखिर में आ रहा है। जब ये साउंड शुरू बीच में आखिर में आ रहा है तो इसका मतलब है कि इन कोडिंग में मसला आ गया, बात सुनने में मसला आ गया, तो उसको डिकोड भी जब हम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ही आएगी। सो दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर लर्निंग डिफिकल्टीज, एंड इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट यू कैन वर्क ऑन दैट, यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अब शायद अगर मैं पहले फोनिक्स से जब मैं बात करती, मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट साउंड्स, अब मुझे लगता है मुझे ना आपके सामने ना सारे फोनिक्स को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस अपने का कोई आपको ना फाइजा लिख रहा, फाइजा आई बीच में डाल रहा है, कोई आई डाल दे, कोई वाई डाल देता है, ठीक है। अब सम टाइम कुछ लफ्जों में जो वाई की साउंड होती है वो आई की तरह आती है, कि कुछ दफा होता है, बट एज अ होल अगर देखा तो वाई की साउंड या की साउंड है, या यस, या योग। अब गेट कर रही है ना वाई की साउंड, गेट कर रही है ना, या यस, या योग, या येलो, शुरू में साउंड या की आ रही है, ठीक है। अब हम अगर आई की बात करें, आई से अगर इंक बना रहे हैं, इग्लू, इग्लू, इंक, इंक पॉट। अब यहाँ पे आई की साउंड है ही इट्स नॉट आई, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस ये वाला है। तो जब अब ये बात करें कि सीनियर स्टूडेंट्स को जिनको इश्यू होता है, वाकई बात बिल्कुल ठीक कर रही है, जब हम अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं तो हम उस पे इम्पोर्टेंस उसको इसीलिए दे रहे होते हैं कि वहां पे ये चीजें अगर हम जल्दी काम करेंगे तो ये चीजें इजीली चेंज हो सकती हैं, उनके लिए चीजें, या उनको इन चीजों की समझ आ सकती है, वो कनेक्ट कर सकते हैं इन चीजों को। फिर इसका मतलब ये है कि हमें अर्ली इंटरवेंशन पे फोकस करना है, हमें लोगों को बताना है कि ये चीजें किससे जरूरी है या क्यों जरूरी है, या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम क्यों इस चीज के बारे में बात करें, हम क्यों लर्निंग डिफिकल्टीज और लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये इसका ऐसा है। अब हर कोई अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रहा होता है। अब जो हम यहाँ पे इवन बोल रहे होते हैं, दैट इज इंग्लिश इज नॉट परफेक्ट जैसे बाहर लोग बोलते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि लोग जो उर्दू बोलते हैं वो परफेक्ट उर्दू नहीं होती, उनके प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती, वो ठीक तरीके से नहीं बोल रही होती, वो सही तरीके से लफ्जों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, सही तरीके से उनको हिज्जे भी नहीं आते। अब आप देखेंगे, आप शायद जाके देखें, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, लोग फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं लेकिन उन्होंने गलत लिखा होता है, कैंची गलत लिखा होता है, उनको कार की समझ नहीं आ रही होती। तो जो डिस्लेक्सिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ये इश्यूज आते हैं, उनको ग्रामर में भी इशू आते हैं, उनको इनकोडिंग डिकोडिंग में भी इशू आते हैं, ये सब इश्यूज उनकी लाइफ में आ रहे होते हैं। सो व्हाट वी कुड डू, जितना हम रीडिंग की तरफ जाएंगे, जितना हम रीड करेंगे चीजों को, जितना हम ऑडियो जो बुक्स होती है ना, जब उनको रीड करेंगे तो ये चीजों को समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि साउंड्स क्या है, या फिर ये क्या बोला जा रहा है हमसे, क्या हमसे कहा जा रहा है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया कि यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। बुक्स हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, और अगर हम जब ट्रीटमेंट करते हैं ना बच्चों की, तो हम उनको रीडिंग ही करवाते हैं। हम यहाँ पे कोई और मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे उनको दवाइयां देके हर चीज का इलाज तो गोली नहीं होता है। एवरीथिंग इज नॉट क्योरेबल। Same is true for a lot of physical conditions. Same is true for a lot of psychological conditions that include learning difficulties too. So हम क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी क्या है? प्रॉब्लम है रीडिंग और राइटिंग। प्रॉब्लम सुनने में आ रही है ना, प्रॉब्लम शायद कुछ ऑडिटरी इशू आ सकते हैं, कुछ चीजों का बच्चा या कुछ बच्चा या अडल्ट है वो कुछ को पिक नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो इलाज क्या है उसका इलाज है आप रीड करें, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट रीडिंग की तरफ लेके जाए बच्चों को, आप रीडिंग करवाए बच्चों को, फोनिक मेथड्स के थ्रू रीडिंग करवाए। फोनिक्स जब उसको आ जाएंगे तो आपने ब्लेंडिंग करवानी है, ब्लेंडिंग के बाद सीवीसी वर्ड्स करवाने, और एक और मेथड भी है जो इनकोडिंग और डिकोडिंग का मेथड होता है कि उसमें आप चंक्स बना के वर्ड्स को रीड करवा रहे होते बच्चों को, ताकि उनको एज अ होल समझ आनी शुरू हो जाए कि ये क्या है और ये हमने इसको कैसे रीड करना है। सो ये एक रीडिंग वाली बात होगी। फिर ऑडिटरी बुक्स, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि वो ऑडिटरी बुक्स जब सुनेंगे सो एटलीस्ट उनको समझ आनी शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें, गूगल भी हमें शायद आजकल ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ AACC कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जो आपको इसको हेल्प आउट करते हैं। सो गूगल में अगर कोई लफ्ज बोलेंगे तो आपको वो वर्ड प्रोनाउंस प्रॉपर तरीके से करके बता देगा, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं रीड कर रहा हूँ, मैं ठीक रीड कर रहा हूँ कि गलत रीड कर रहा हूँ। सो दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिट। और फिर हम क्या कर सकते हैं, दो दोस्त आपस में बैठे हुए हैं और इनकरेज करें रीडिंग को, लाउड रीड करने को।
ऊंची आवाज में रीड करें और देखिए अगला बंदा अगर आपके सामने बैठा हुआ है, चेक करें कि क्या उसको सही तरीके से दूसरा बंदा उसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड मेथड टू वर्क ऑन सच काइंड ऑफ कंडीशन, सच काइंड ऑफ सिचुएशन. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट के इंकरेज करें रीडिंग को. जितना आप रीडिंग की तरफ जाएंगे, इधर उर्दू की बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, कायदा है, जैसे बच्चों के कायदे होते हैं, इवन जैसे अरबी के कायदे होते हैं, वो है, इंग्लिश का कायदा है या उर्दू का कायदा है. प्लीज इस चीज को इंकरेज करें. एंड इट डजंट मैटर कि आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल, वहां पे उर्दू की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती. उर्दू इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. और वो बच्चे जिनको अपनी लैंग्वेज नहीं आती प्रॉपर तरीके से, उनको बाकी लैंग्वेजेस भी नहीं आती, उन्होंने अपनी जो मदर टंग है, जिनको बच्चों को वो बोलनी नहीं आती, उनको बाकी आप एक चीज से महरूम करें. सो जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग से मेरी मुराद पंजाबी, पश्तो, सराइकी, जो भी आपकी लैंग्वेज, पहले अपने बच्चों को आप वो सिखाएं, फिर आप उनको उर्दू सिखाएं, फिर आप उनको इंग्लिश की तरफ लेके जाएं. अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसका क्या मसला हो रहा है? देखिए, जो आप प्रॉब्लम्स मुझे बता रही हैं, सारी उसी की वजह से हो रही हैं कि उनको अपनी जुबान नहीं आती, आपने जंप करके दूसरी जुबान पे पहुंचा दिया, जंप करके आप तीसरी जुबान पे पहुंच गई है. सो आप जितने बच्चों को लैंग्वेज देंगे, जितनी ज्यादा उनके पास लैंग्वेज होंगी, जितनी ज्यादा वोकैबुलरी होंगी, बच्चे के इंटेलिजेंट होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे. उसको इतनी ही चीजों की समझ होगी, उसको इतनी एक्सप्रेशंस की समझ होगी. सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पेरेंट्स. देयर इज नेवर टू लेट. मैंने कल हम लोगों का, जैसे आप शायद खुद भी इस चीज का आपको आइडिया है कि कल हम लोगों ने एक नेशनल डे सेलिब्रेट किया फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डे हम लोगों ने कल सेलिब्रेट किया. और कल मैं कल थोड़ी देर के लाइव गई थी, मैंने 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मैंने अक्सर माँ को ये कहते सुना है, या मुझे एक मदर ने कॉल करके मुझे ये बोला कि मैंने थेरेपिस्ट को ये जाके बोला है या डॉक्टर को जाके ये बोला है कि मेरे बच्चा 5 साल का हो गया, इसके सिर्फ 50 वर्ड्स हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं जा रहा. तो थेरेपिस्ट या उनकी जो डॉक्टर थी, उन्होंने उनको स्नब करना शुरू कर दिया और उनमें गिल्ट इंड्यूस कर दिया. उनको ये कहा कि ओहो आप तो बहुत लेट हो गए, आपने बहुत लेट कर दिया, आप कहाँ थी, आपने टाइम जाया कर दिया, अपने बच्चे का टाइम जाया कर दिया. देखिए, as a therapist, as a doctor, it's not your job to judge someone like that. It's not your job to induce the guilt. वो आपके पास अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आए हैं, तो ऑलवेज प्रोवाइड सोल्यूशन, बिकॉज देयर इज नेवर टू लेट. हमेशा गुंजाइश होती है. हम सब ये जानते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन. बट हम बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनको फॉलिज या स्ट्रोक वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं, जिनकी स्पीच चली जाती है. हम उनको दोबारा वापस कोशिश करके लेके आते हैं. वो बच्चे और वो अडल्ट जो है अपनी लाइफ में दोबारा जितना डिसफंक्शन था वो फंक्शनल हो जाते हैं. सेम इज ट्रू फॉर एवरीथिंग. आप यहाँ पे ये सोचें कि जब आप प्रॉब्लम में या मुसीबत में होते हैं तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता. व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम, नोबडी इज देयर विद यू. सो इट मीन्स दैट यू आर देयर फॉर योर ओन सेल्फ. और ये सब स्टेप्स जो आपने उठाने हैं वो अपने लिए उठाने हैं, आपने किसी और के लिए नहीं उठाने. आप जब कामयाब होंगे तो एवरीबॉडी विल कम एंड दे विल क्लैप फॉर यू. इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप कामयाब हो गए, देखो ये हमारा दोस्त है. लेकिन जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि एवरीबॉडी इज देयर फॉर देयर ओन, मे बी देयर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, और कोई बंदा आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता. सो इट मीन्स दैट यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन गुड. अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट लिसनिंग टू योर ओन सेल्फ. दूसरी बात ये कि लोगों का काम में वो बोलते रहेंगे. दूसरी चीज, और तीसरी चीज ये कि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, and you did not come in this world to make people happy, and you did not come in this world to please other people. This is not your job. Your job is self-love. Your job is how to make yourself a good person or effective person. मैम, अब इसके आगे मैं चाहूंगी कि हमारे जाने का टाइम आ चुका है और आप अपने नेक्स्ट सेशन की अनाउंसमेंट कर दें, ताकि जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं उनको भी इस बात का पता चल जाए कि अब हमारा नेक्स्ट सेशन किस बात के बारे में आने वाला है. क्योंकि ये जो आंसर आपने दिया ये तो बहुत ही जबरदस्त रहा. तो अब हमें नेक्स्ट सेशन के बारे में भी बताइए कि हमें ऐसा नॉलेजेबल सेशन दोबारा कब सुनने को मिल रहा है. Thank you so much for appreciating or supporting the view that I share with other people. और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है, और ये जो हमारे सेशंस कर रहे हैं ये इसी का नतीजा है कि लोगों ने जब हम दोनों को, यह जो हमारा सेशन था, या बज़्म यूसुफ के जो प्लेटफॉर्म था जिसमें हमने छोटी सी काविश का आगाज किया है, लोग उसको पसंद करें. इसका मतलब है कि वो सच्ची बात सुनना चाहते हैं. इसका मतलब है कि वो सपोर्टिव लैंग्वेज सुनना चाहते हैं हम लोगों की साइड से.
वो चाहते हैं कि हम इनको मजीद अवेयर करें। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी अबाउट डिसकैल्कुलिया, जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसको हम सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि लोग हमें क्वेश्चंस भेजेंगे और हमें बताएंगे कि वो हमसे मजीद क्या वो इस बारे में सुनना चाहते हैं मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स के बारे में। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, अपने व्यूवर्स से जो लिसनर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो मुझे बताएं कि वो और मजीद किस प्रॉब्लम के बारे में चाहते हैं कि हमसे आके बात करें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन वुड बी अबाउट डिसकैल्कुलिया या प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, या जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं हिसाब किताब करने, जिसको मैथ्स कहते हैं। दैट विल बी आवर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह, और वेरी सून यू विल लिसन टू दैट। ओके मैम, इंशाल्लाह। और अब लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। हाँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो जरूर बताइएगा, मैं मनीला आपको आंसर जरूर करेंगी। ओके, बाय बाय।